हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय बीएसपी कोचिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे बीएसपी कोचिंग में। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अनसॉल्व्ड पेपर का मतलब क्या होता है। मैंने कई दफ़ा आप लोगों को बताया पिछले वीडियो में। जब आप पिछले वीडियो मेरे प्लेलिस्ट से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अनसॉल्व्ड पेपर का मतलब क्या होता है। तो मैं आज आपको 2024 अनसॉल्व्ड पेपर सेट नंबर 1 पार्ट 3 पढ़ाऊंगी फ्रेंड। पार्ट 3 जिसमें मैंने 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं, जिसमें से मैंने आपको 2 पार्ट के अंतर्गत मैंने खंड बा, खंड सा, खंड दा करवा दिया है। आज मैं आपको खंड या सॉल्व कराऊंगी फ्रेंड। आज मैं आपको 5-5 नंबर वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करूंगी। उनका पोस्टमार्टम बड़े ही इजी तरीके से आज हम करेंगे फ्रेंड। तो आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड, खंड या में छठवां है जो विद्युत प्रपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। ये वाला क्वेश्चन अभी इसके बाद करेंगे। इसको पहले हम क्या कहते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। किसको? ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद आपको ये परिभाषा आपको मैं दिखा दूंगी या समझा दूंगी। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के 2 तार ए तथा बी लिए जाते हैं। तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। यदि यदि क्या है, यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम हो तो तार बी के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो हम चलो इसे भी सॉल्व करते हैं फ्रेंड, ठीक है। चलिए इसको देखिए, एक पदार्थ है ना, एक पदार्थ है। देखिए एक पदार्थ है जिसमें से 2 तार ए तथा बी लिए जाते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लिए हैं, हम चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक तार है, क्या है, तार ए है, एक तार बी है, मान लो, ठीक। तार ए और एक तार बी है, जिसमें से कह रहा है तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है, यानी ये आधा है। देखिए माना तार बी का व्यास, पहले हम इसको लिखेंगे, व्यास बराबर 1 दिया है। तार बी का व्यास, ठीक है, तार बी का व्यास 1 दिया हुआ है। अब हम देखेंगे तार ए का व्यास, ठीक है। तो देखिए तार ए का व्यास क्या कर रहा है, तार ए का व्यास में क्या है, तार ए का व्यास क्या है, तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। देखिए चाहे इस क्वेश्चन में क्या है कि देखिए तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। तो तार बी के व्यास का आधा है ना ये, तो हम लिखेंगे, देखिए तार ए का व्यास है ना, तार बी के व्यास का आधा है, आर बी बटे आ जाएगा आपका, आर बी बटे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, आधा है ना। ये तार बी का व्यास है, बराबर 1 है, तार बी के व्यास का आधा है, आर बी बटे 2 लिख लेंगे, ठीक है फ्रेंड। इस प्रकार से लिखेंगे इस क्वेश्चन का। फिर इसके बाद क्या करेंगे, देखिए तार एक, देखिए इसका जो क्षेत्रफल ये तो पाई आर स्क्वायर, यानी देखिए पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखना आर बी इधर हो जाएगा तो देखिए पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई आर ए स्क्वायर, यानी कि तारे का व्यास है, ठीक है, तार ए की क्षेत्रफल है, ठीक। फिर इसके बाद लिखेंगे हम तार बी, क्या, पाई आर बी का स्क्वायर बटे आधा है ना, आधा तो 4 लिख देंगे, ठीक है। ये बी लिखा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए आपको क्या करना होगा इसके बाद, देख लो जैसे इस तरह है क्वेश्चन आपका, ठीक। ये किसका, ठीक है, ये है आपका तार ए, क्या, तार ए का क्षेत्रफल है ना, तार ए का क्षेत्रफल है कि नहीं ये बताओ। तो तार ए का क्षेत्रफल है तो आप लिखेंगे तार ए का क्षेत्रफल, यदि तार ए है, ए का क्षेत्रफल ए से व्यक्त कर देंगे, ठीक है। ये क्षेत्रफल को हो जाएगा, ये ए मतलब ए का व्यास वो क्षेत्रफल है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखिए ये तार बी का है, ठीक है, तो तार बी का ए बी लिखेंगे, इसके बाद 4 लिखेंगे। देखिए इस प्रकार करेंगे। फिर इसका देखिए आपको क्या करना है, कैंची गुणा करेंगे, देखिए तो आ जाएगा ए बटे ए बी,
ठीक, बटे 1/4 आ जाएगा। इसको ऐसे आपको रखना है, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इतना आ गया ना। फिर इसके बाद देखिए किसी के द्रव्यमान, समझना बात को, ठीक है। फिर लिखेंगे क्या कि दोनों के द्रव्यमान तथा पदार्थ समान है। दोनों के द्रव्यमान, द्रव्यमान तथा पदार्थ क्या है, समान है। द्रव्यमान तथा पदार्थ समान है। इस प्रकार से लिखेंगे। और आगे लिखेंगे माना घनत्व डी, माना घनत्व टी है तथा लंबाई हो गया, तथा लंबाई LA तथा LB, इस प्रकार से लिखेंगे इसको, है, ठीक है। फिर इसके बाद हो गया तो क्या हो जाएगा, तो MA द्रव्यमान MB बी का और ए का द्रव्यमान भी बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से करेंगे। फिर आपको क्या करना है, देखिए ये द्रव्यमान है ना, तो तार ए का द्रव्यमान है, तार ए का जो द्रव्यमान है, देखिए फ्रेंड, तो जैसे कि लिखेंगे, आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ए एल ए, ये क्षेत्रफल हो गए, ये लंबाई हो गई। जो क्षेत्रफल होता है उसका मीटर स्क्वायर, ठीक, क्षेत्रफल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, लंबाई का जो होगा वह मीटर भी केवल हो जाएगा। तो जब देखिए गुणा करेंगे मीटर स्क्वायर और मीटर को, तो मीटर क्यूब हो जाएगा ना। तो मीटर जब क्यूब हो जाएगा फ्रेंड, तो ये आपका द्रव्यमान नहीं बन गया। तो इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे, तार क्षेत्रफल, इसके बाद LB लंबाई, तार बी का लंबाई। इस प्रकार से आप बराबर करेंगे। देखिए जो क्षेत्रफल है, देखिए इस प्रकार हो गया ना। फिर आपको क्या करना है कि देखिए इसको नीचे लाना पड़ेगा। आपको क्या करेंगे, A/AB इस प्रकार करेंगे। फिर देखिए LB/LA आ जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा ना। इस प्रकार ये हो जाएगा। देखिए हमने A और A/AB का मान देखिए कितना ज्ञात किया था, 1/4 ज्ञात किया था ना। तो हम इसमें मान रखेंगे। देखिए तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना, LA/1/4, ये इतना आ गया। इतना आने के बाद में देखिए फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि रो बराबर कितना होता है, RA/L होता है ना। तो हमें जैसे देखिए रो बराबर RA/L होता है, इतना होता है। तो हम किसका R का मान निकालेंगे, तो R का मान निकालेंगे तो रो L/A इतना हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं इस साइड। देखिए इतना हो गया। इतना होने के बाद में ये R का मान है, RA का मान है ना, देख लीजिए। अभी रुकना एक सेकेंड। देखिए फिर आपको क्या करना है, RA, ठीक है, RA का प्रतिरोध, RB का प्रतिरोध जब करेंगे, जैसे कि हमने सूत्र बनाया था, रो L/A, दोनों को लिखेंगे रो L/A हो जाएगा, ठीक, बटे LA का मान रखा है। फिर यहाँ आ जाएगा रो LB/AA हो गया, AB इस प्रकार से हो गया। देखिए आप रखेंगे, जब देखिए ऐसे करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए फ्रेंड, तो आएगा आपका RB बराबर इतना है, तो आ जाएगा। देखिए जब ये देखिए ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे का गुणा होगा, ठीक है। तो आएगा आपका आंसर में क्या आएगा, देख लीजिए, LA/AA, ठीक, LA/AA और एक सेकेंड। तो देखिए जो रो कट गया था, ठीक है। तो अब जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए ये नीचे हो जाएगा। जब ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा करेंगे तो LA/LB/LB/LA हो जाएगा, ठीक है। अब इनको आपको क्या करना है, RA/RB
आर बी बराबर आपको करना है, देखिए इनको ऊपर नीचे कर दीजिए तो जब एल बी बटे एल एल ए हो जाएगा, ठीक। गुणा करिए, जब इनको ऊपर नीचे करेंगे तो एल ए बटे सॉरी गलत हो जाएगा, एक सेकेंड। देखिए ऊपर नीचे करेंगे, ये ए है ना, देखिए ए ऊपर हो जाएगा, ए बी नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए फ्रेंड, आर ए बटे आर बी का मान फ्रेंड इस क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए आर बी का आर का मान 24 ओम है, तो 24 रखेंगे। देखिए इधर हम आर बी का मान 24 रखेंगे, ठीक, 24 रखेंगे। और एल बी बटे ए बटे ए बी का मान 1/4 दिया था। देखिए एल ए बी बटे एल ए का मान 1/4 है ना, तो देखिए 1/4 इस प्रकार लिखेंगे। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए मैं आपको इधर सॉल्व करके दिखाती हूँ फ्रेंड, कैसे करना है, इधर करके दिखा देते हैं। तो आर ए बटे 24 बराबर, देखिए नीचे नीचे का गुणा ऊपर ऊपर का गुणा जो हो जाएगा, देखिए 4 चौको 16, 2 हो जाएगा, ठीक है। जब काटेंगे 2 चौको 2 अट्ठे 16, इतना बचेगा। आर ए बटे 24 बराबर 1/8, ठीक है। देखिए जब कैंची गुणा करेंगे, देखिए 8 आर ए बटे 24 बराबर, इधर जाएगा 24 हो जाएगा, और 8 का 8 आदमी 16, 8 तिक 24, 3 बार गया, तो आर ए का मान जो हमें प्राप्त होगा फ्रेंड, आर ए का मान 3 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, देखिए जब आप फ्रेंड इसको सॉल्व करेंगे तो एक का गुणा एक में करेंगे, एक एक कम 4 एक एक कम 1 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगी। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर देखिए गलत कर दिया है, तो हम देखिए सॉल्व करते हैं शुरू से, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आपको करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो कैसे करना है आपको सॉल्व। आप करेंगे तो आर बी बटे 24 बराबर 1 1 कम 1 हो जाएगा, 4 चौक 16। देखिए फिर जब ऐसे गुणा करेंगे कैंची गुणा, तो आर बी 16 बराबर यहाँ 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर आप इसके बाद सॉल्व करेंगे, 24 बटे 16 आएगा। फिर इसको आपको काटना है, तो देखिए काटने में कितना आएगा, जब हम 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 तिक 24, 2 का भाग 3 में देंगे, तो जब 2 का भाग हम 3 में देंगे फ्रेंड, तो आंसर आ जाएगा आर बी बराबर, ठीक, आंसर कितना आएगा 1.5 ओम, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखिए ये आंसर है, इसको ये आंसर है, हाईलाइट कर दिया हमने, ये आपका आंसर है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि मैं पहले सवाल को सॉल्व करा देती हूँ, फिर इसके बाद ये कराऊंगी। तो देखिए विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम को समझाइए, तो इसे भी हम आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। तो किरचॉफ के 2 नियम हैं, ठीक है, धारा संरक्षण का नियम और संधि का नियम। धारा संरक्षण के नियम को संधि का नियम भी कहते हैं, ठीक है, संधि का नियम भी कहते हैं। फिर सेकेंड हो जाएगा विभव संरक्षण नियम, पार्श्व का नियम, ठीक है। फिर इसके बाद धारा संरक्षण के नियम को सॉल्व करेंगे। तो धारा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, जब भी कोई संधि है, ठीक है, किसी संधि पर, ये कोई संधि है, किसी संधि पर आने एवं जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव कितना होता है, शून्य होता है फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से सिग्मा आई बराबर 0 लिख सकते हैं। ये आपको केवल समझाने के लिए दिया गया है कि देखिए ये आई जा रही है, ये यहाँ से देखिए संधि की ओर आ रही है, ये जा रही है, तो देखिए ये सभी का योग क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत, ये धारा संरक्षण का नियम जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए इसमें किरचॉफ के 2 नियम थे, तो जिसमें से एक और है विभव संरक्षण का नियम, इसे पास का नियम भी कहते हैं। तो विभव संरक्षण के नियम में लिखेंगे आप, देखिए आपको पहले चित्र बना लेना है, इस प्रकार से आप चित्र बना लेंगे। फिर लिखना है आपको फ्रेंड, ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण के, वो किसमें, जो हमारा धारा संरक्षण का नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य कर रहा था, ठीक है। और विभव संरक्षण नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए विभव संरक्षण नियम को किसे कहते हैं, तो विभव संरक्षण का नियम उसे कहते हैं जब को किरचॉफ के दूसरे नियम, आपको कैसे लिखना है, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किसी बंद पास में
कोई बंद पास है किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किसी बंद पास में धारा और प्रतिरोध के धारा, ये जो धारा है और प्रतिरोध के गुणनफल का योग क्या कहलाता है? विभव v के बराबर होता है। तो आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। देखिए इस प्रकार आपने ऐसे लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले, विभव v के बराबर होता है। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको ये वाला लिखना है, ठीक है, सिग्मा आई आर बराबर बी, ठीक है, विभव के बराबर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। लुईस दे ब्रोगली के द्रव तरंग अवधारण से क्या तात्पर्य है? द ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए संबंध गति ऊर्जा के दो पदों में स्थापित कीजिए। तो चलो इसे भी स्थापित हम करते हैं, इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं बड़ी इजी तरीके से। देखिए फ्रेंड, इसे जब सॉल्व करेंगे लिखना है आपको, जब भी कोई द्रव कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि गतिमान होते हैं तो वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। द्रव कणों से देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, द्रव कणों से संबंध इन तरंगों के, देखिए संबंध इन तरंगों के द्रव तरंगे कहते हैं अथवा डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। द्रव तरंगों की तरंग दैर्ध्य डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आपको डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है लैम्डा बराबर एच बटे एम वी, ठीक, ये आपका सूत्र होता है। और अब इस क्वेश्चन में और क्या है, और इस क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि द ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए संबंध गतिज ऊर्जा के पदों में स्थापित कीजिए। तो हम चलो इसे स्थापित करते हैं फ्रेंड। जैसा कि हमने आपको बताया है कि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है लैम्डा बराबर, जो सूत्र होगा आपका, देखिए मैं दिखाती हूँ, लैम्डा बराबर होगा एच बटे एम वी। ये क्या है, ये सूत्र है, सूत्र दिया था। फिर इसके बाद हमें सिद्ध करना है गतिज ऊर्जा के पदों में हमें सिद्ध करना है। चले हमें इसे सिद्ध करते हैं। इस प्रकार से सिद्ध करेंगे। देखिए यदि किसी कण, लिखेंगे यदि कण, क्या होगा, देखिए यदि कोई कण v वेग से गति कर रहा है तो कण की गतिज ऊर्जा, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र होता है के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। चलो हम इसे सिद्ध करेंगे। देखिए फ्रेंड, जब हम इसे सिद्ध करेंगे तो देखिए हम इसको एम वी स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर है तो वी को इधर ले आएंगे, ठीक, वी स्क्वायर। देखिए जब इसका पश्चांतर करेंगे तो कितना आएगा, जब इसका पश्चांतर करेंगे 2k/m आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। फिर इसके बाद इसको देखिए, और जो अंडर ये स्क्वायर लगा है इसको जब इस तरफ लाएंगे तो ये अंडर रूट में बदल जाएगा। देखिए वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर को कट करेंगे, अब जो स्क्वायर है स्क्वायर को यहाँ लाएंगे 2k/m, ये हो जाएगा ना। इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारा सूत्र दिया था लैम्डा बराबर, उसमें इसको मान रखना है। देखिए जब देखिए ये लैम्डा मान, देखिए आपको दिखाते हैं लैम्डा, ये लैम्डा है ना, लैम्डा बराबर एच बटे एम वी है, इनके बीच में संबंध ज्ञात करना है। गतिज ऊर्जा का सूत्र था, गतिज ऊर्जा के सूत्र से हमने वी का मान ज्ञात कर लिया है। तो लैम्डा बराबर सूत्र इसमें क्या था, देखिए इसमें सूत्र इधर लिख देते हैं, लैम्डा बराबर एच बटे एम वी था। इसमें अब हमें वी का मान ज्ञात कर लिया है हमने, इसमें इसको पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे फ्रेंड, देखिए लैम्डा बराबर आ जाएगा, कैसे करेंगे, देखिए लैम्डा बराबर एच बटे आ जाएगा ना, एम लिख देंगे। और देखिए वी का मान अब यहाँ से हम वी का मान लिख लेंगे। वी का मान कितना है, देखिए 2k/m इतना है इसमें, ठीक, इतना है ना इसमें। और जब इतना है, देखिए जब ये जो m होता है फ्रेंड, जब m ये अंदर जाएगा रूट के अंदर तो स्क्वायर होकर जाता है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो h बटे रूट के अंदर 2k/m, यहाँ क्या हो जाएगा, m²/m, ठीक। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो m से ये कर दिएगा, एक m बचेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा जाके आंसर, आपका पूरा आंसर आएगा लैम्डा बराबर h बटे 2k/m
ये आपका आंसर प्रूव्ड हो गया, इनके बीच में संबंध ज्ञात हो गया। ठीक है फ्रेंड, देखिए आपको दिख नहीं रहा, ये आपका प्रूव्ड हो गया जाकर। ठीक है, तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन में कैसे था कि द ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के लिए संबंध गतिज ऊर्जा के पदों में संबंध स्थापित कीजिए। तो हमने द ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के बीच में संबंध गतिज ऊर्जा पर क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो देखिए हमने ये वाला कर दिया है, फिर इसके बाद हम करेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाई। इस आरेख में लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट तथा ब्रुन फुंड श्रेणी के संक्रमण दिखाइए। ये श्रेणियां स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में हमें पहले क्या करना है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाना है। इसके बाद हमें लाइमर बामर पाशन ब्रैकेट तथा फुंड श्रेणी के लिए संक्रमण दिखाना है। श्रेणियां स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये सब हमें करना है। तो देखिए पहले हम आरेख खिंचाएंगे। देखिए आरेख हमने खिंचा लिया है, इस प्रकार से आपको आरेख खिंचाना है। फिर इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि क्या करना है, आरेख लाइमर बामर पाशन श्रेणी में किसे कहते हैं, तो इनको हम परिभाषित करेंगे। देखिए लाइमन श्रेणी, ये लाइमन श्रेणी होती है, बामर श्रेणी, पाशन श्रेणी, ब्रेकर श्रेणी, ये फुंड श्रेणी, इस प्रकार से होती है। तो इस लाइमन श्रेणी उसे कहते हैं जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, किसी ऊंचे ऊर्जा, ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा और जल्दी याद भी हो जाएगा। बहुत सरल इजी क्वेश्चन है। आपको कैसे करना, जब कोई, समझना, जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा, ये देखिए पहला ऊर्जा है n बराबर 1, यानी पहले ऊर्जा स्तर से क्या होता है, लौटता है। ये देखिए जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है तो क्या होता है, उत्सर्जित करते स्पेक्ट्रम की तब क्या होगा, उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं पराबैंगनी भाग पर गिरती है। ये कहाँ गिरती है, इस क्वेश्चन में ये भी था ना, किस भाग पर गिरती है, तो ये पराबैंगनी भाग पर गिरती है फ्रेंड। देखिए हमने सेकंड क्या है, बामर श्रेणी किसे कहते हैं, जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पे लौटता है तो क्या होगा फ्रेंड, स्पेक्ट्रम की रेखाएं तो उत्सर्जित जो जो स्पेक्ट्रम होती है, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं किस भाग पर गिरती है, दृश्य वाले भाग पर गिरती है। इसको इस प्रकार लिखेंगे। अब पाशन श्रेणी में क्या है, पाशन श्रेणी में देखिए फ्रेंड क्या होगा, पाशन श्रेणी में जब कोई, समझ लो, जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर पे लौटता है, देखिए तीसरा ऊर्जा स्तर ना, देखिए तीसरे ऊर्जा स्तर में गिरता है। देखिए सब ऊर्जा किस ऊर्जा स्तर में गिरता है, ये संख्या लिखिए, तीसरे ऊर्जा स्तर पर गिरता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होती है तो कहाँ, अवरक्त किस भाग पर गिरती है, अवरक्त भाग पर, स्पेक्ट्रम की अवरक्त भाग पर गिरती है। फिर देखिए ब्रेकर श्रेणी सेम टू सेम इसी तरह ये भी है, केवल आपको क्या करना है, जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो क्या होता है कि उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं किसमें, अवरक्त भाग पर गिरती है। इसी प्रकार से फुल्ल श्रेणी भी है, जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पांचवें, क्या होगा, 1 2 3 4 5, पांचवा ना, पांचवें ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग पर मिलती है। तो देखिए इसकी हम परिभाषा भी आपको दिखा देते हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए लाइमन श्रेणी लिखेंगे, जब कोई परमाणु किसी, जैसे मैंने आपको बताया सेम उसी में इसमें यही लिखा है फ्रेंड, आपको पढ़ लेना है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए चलिए आगे दिखाते हैं। देखिए 1/λ बराबर आर, ये होगा 1/1 माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ n क्या है 2 3 4, ये क्या है, ऊर्जा स्तर है। ठीक है फ्रेंड, बामर श्रेणी में भी आपको देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए ठीक, और फिर पाषाण श्रेणी सेम, अब आपको इसी तरह आपने समझ लिया तो आप बिल्कुल इजी तरीके से अपने भाषा में लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से इसे भी लिखना है। ठीक है,
अब चलेंगे और ब्रैकेट श्रेणी, तो ब्रैकेट श्रेणी में कैसे लिखना है आपको, देखिए फुंड श्रेणी में भी आपको सेम इसी तरह लिखना है और थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है 5वें ऊर्जा स्तर में। इस प्रकार इस प्रकार ब्रैकेट श्रेणी को आप लिखना फ्रेंड, ठीक है। और मैं आपको सूत्र दिखा देती हूँ। आपको सूत्र इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। सूत्र इस प्रकार से लिखना है, 1/लैम्डा आर 1/4 स्क्वायर माइनस n/n स्क्वायर, जहाँ n 5 6 7 है, ठीक है। और आपको ब्रैकेट से लिखना, ब्रैकेट से में क्या करना है, केवल क्या करना है आपको 5वें की जगह चौथे ऊर्जा स्तर में, ठीक है। और बिल्कुल सेम उसी तरह लिख लेना और सूत्र ये हो जाएगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने देखिए ये वाला करवा दिया, 8वां करवा दिया ना। अब करेंगे हम तरंगदैर्ध्य से क्या तात्पर्य है, हाइगेंस के तरंगाग्र संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करके परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो इसे भी हम चलो सॉल्व करते हैं। तरंगार से क्या तात्पर्य, इसकी परिभाषा लिखेंगे पहले, इसके बाद हाइगेंस के तरंगार संबंधी सिद्धांत की व्याख्या, परावर्तन के नियम की व्याख्या करेंगे। चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड। हम लिख के इसलिए ले आते हैं कि जल्दी से सब सॉल्व हो जाए और ज़्यादा समय नहीं बचा है, बोर्ड एग्जाम के आने ही वाले हैं, तो हमें बहुत सारे अभी सेट सॉल्व करने हैं, तो सब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। लिख के ले आते हैं, लिखने में तो टाइम वेस्ट होता है, आपको हम समझाने में और अच्छी तरीके से बेहतर से समझा पाते हैं, टाइम की बचत होती है। देखिए तरंगाग्र किसे कहते हैं, एक ही प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के सभी कणों के बिंदु पथों को तरंगाग्र कहते हैं। देखिए अब हम लिखे परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। देखिए आपको पहले चित्र बनाना है, देखिए आपको पहले चित्र बनाना है, तो इस प्रकार से आप चित्र बनाएंगे फ्रेंड, ठीक। आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है। देखिए ये आपकी जो ये किरणें जा रही हैं, ये आपतित तरंगाग्र है, ठीक है। ये क्या है, आपतित तरंगाग्र है, और ये क्या है, परावर्तित तरंगाग्र है। देखिए जब कोई आपतित तरंगाग्र देखिए ए बिंदु पर आया, तब तक ये वाली जो तरंगाग्र है यहाँ तक पहुँच पाती है। फिर इसके बाद जब ये वाली तरंगाग्र यहाँ पहुँच पाती है, तब तक ये यहाँ पर आती है, ठीक है। इस प्रकार से ये परावर्तित तरंगाग्र होती है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड, और यहाँ पर ए का मान देखिए, ये जो है ये आई है पूरा, देखिए आपका ये पूरा आई है, ये आपका आर, ये अपवर्तन क्या कहेंगे, आपतन कोण आर, आपतन कोण आई, ठीक है। ये आपतन कोण आई है, ये परावर्तन कोण आर है, ठीक है। और ये आपको देखिए ये जो है ये 90 अंश बनाया करती है। देखिए जो आपतित तरंगाग्र है, देखिए ये आपतित तरंगाग्र है, इनकी बीच की दूरी कितनी होती है, 90 अंश का कोण बनता है। देखिए हम करेंगे 90 माइनस आई, तो जब हम 90 माइनस में इतना आई है, 90 में माइनस आई घटा देंगे तो ये इतना प्राप्त हो जाएगा कि नहीं प्राप्त हो जाएगा। सेम टू सेम इसी प्रकार से इसमें भी है, इनके बीच भी 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ इतना आर है तो 90 माइनस आर कर देंगे तो इतना कोण हमें पता चल जाएगा। इस प्रकार हम मान लेंगे ए और बी, ए डैश बी, बी डैश बी, इस प्रकार से हम मानेंगे एम डैश एम। अब चलो इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे करना है। देखिए आपको ए बी जी क्या है, ए बी क्या है, आपतित तरंगाग्र है। ए डैश बी डैश क्या है, परावर्तित तरंगाग्र है, ठीक है। आई आपतन कोण है, आई आपतन कोण है, और आर परावर्तन कोण है। इस प्रकार से लिखना है। फिर लिखना है ए को ए पर देखिए ए को ए डैश पर, ठीक, ए को ए डैश पर, और बी को बी डैश पर, और बी को बी डैश। देखिए जब यहाँ से आएगी तो ए को ए डैश पर, बी को बी डैश पर पहुँचने में लगा समय, तो लिखना है पहुँचने में लगा समय। देखिए एक सेकंड, तो टी हो जाएगा, प्रकाश की चाल सी हो जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। तो देखिए हमारी जो ए बी हो जाएगी तो सी टी के बराबर हो जाएगा। देखिए हमने देखा था जब इस प्रकार थी, ए डैश इस प्रकार थी और बी डैश इस प्रकार, तो बी डैश का मान बराबर सी टी हो जाएगी। इतनी इनकी बीच की दूरी है, ए डैश की बीच की दूरी सी टी है। अब देखिए हम सॉल्व करेंगे त्रिभुज ए डैश ए बी। देखिए आपको हम पहले चित्र दिखाते हैं। पहले हमें क्या करना है, त्रिभुज ए डैश बी डैश इस प्रकार लेना है। त्रिभुज
और त्रिभुज ए बी बी डैश इस प्रकार से लेंगे, फिर इनको सर्वांग सिद्ध करेंगे। देखिए हम सिद्ध करते हैं। देखिए हम त्रिभुज ए डैश बी व त्रिभुज ए बी डैश में देखेंगे जो ए बी जो रेखाएं थी वो उभयनिष्ठ है। ए डैश बी डैश कि इनके बीच की दूरी इतनी ही दोनों की बराबर थी। फिर देखिए कोण जो था तो उनके बीच के कोण का मान कितना, प्रत्येक 90 थे। देखिए अतः फिर लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश सर्वांग ए डैश बी डैश इस प्रकार से हो जाएगा। इसीलिए आपतन आई कोण का मान बराबर आपतन आर का मान हो जाएगा। देखिए हम चित्र के द्वारा आपको समझाते हैं इसी चीज को। देखिए ये जो ए बी क्या है, उभयनिष्ठ है, जब हमने लिखा था ना उभयनिष्ठ है। और जो देखा था ए डैश बी डैश, इनकी देखिए ए डैश इनकी बीच की दूरी और इनकी बीच की दूरी कितनी बराबर है ना, तो सीटी दोनों में किया था बराबर हो गया। देखिए आपतन आई का मान, और देखिए आई का मान देखिए ये 90 है, इधर का इतना 90 है आर का मान, और आई का मान भी 90 है, इस प्रत्येक 90 है। जब इसे हम सर्वांग सिद्ध कर देंगे तो हम कह सकते हैं आपतन कोण आई का मान बराबर आपतन कोण आर के हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, देखिए आप इस प्रकार लिखें आपतन कोण आई बराबर आपतन को परावर्तन कोण आर के बराबर हो जाएगा। आई होप मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। पर देखिए फिर लिखना है परावर्तन का पहला नियम है चित्र के अनुसार लिख सकते। चित्र के अनुसार आपतित किरण क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण, देखिए रुक जाइए एक सेकेंड, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर, हमने देखा ना परावर्तन, जो परावर्तन थी चित्र के अनुसार हमने देखा था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, जो इधर से आ रही थी तो आपतित किरण, जो इधर को जा रही थी परावर्तित किरण, और बीच में हमने अभिलंब खिंचाया था ना, तो अभिलंब क्या होते, तीनों एक बिंदु में पर होती है। ठीक है, अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या हो जाती। इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया, सारे क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम किया है फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में तो स्टार लगा, तो इसे तो हम करेंगे नहीं, बस हो गया। अब हम सेट नंबर 2 में मिलेंगे, सेट नंबर 2 पार्ट ए के साथ। और फ्रेंड यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, मतलब कि इस वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप मेहनत तो हम आपके लिए ही करते हैं। जिन लोगों ने अनसॉल्व सॉल्व कर लिया तो फ्रेंड उनके लिए उनकी नैया पार हो जाएगी, क्योंकि अनसॉल्व से मैक्सिमम क्वेश्चन फंसते हैं फ्रेंड। तो हम चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस सेशन को ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, बाय बाय।